अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और साथ मेरा तज़किया आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट की 2-3 मेजर न्यूज़ अपडेट्स वगैरह हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आगे जाके NFT के हवाले से भी अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। और लास्ट में AI के हवाले से चंद एक चीज़ें हैं, मैं चूँकि खुद उस हवाले से लर्न करता हूँ, टाइम टू टाइम जो चीज़ें मुझे मिलती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उस हवाले से भी मेजर अपडेट्स हैं, वो चाहता हूँ वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे नज़र डालें तो फाइनली जो मैं आपको पिछले चंद दिनों से बता रहा था कि मैं अपना एक अलग से चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे इस चैनल पे सिर्फ मैं आपको न्यूज़ और अपडेट्स वगैरह दिया करूँगा। और ये जो स्क्रीन पे आपको चैनल नज़र आ रहा है क्रिप्टो 101 के नाम से, 101 एक्चुअली बोलते हैं बेसिक्स को, बेसिक्स का यूँ समझ लें कि इंग्लिश कोड वर्ड है। तो यहाँ पे क्रिप्टो की जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उसके आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगी। लाइक BTC क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, फिर एयर ड्रॉप के हवाले से भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं उस चैनल पे, ये क्रिप्टो 101 पे शेयर करूँगा। इस चैनल इल्म आलम के चैनल पे सिर्फ आपको न्यूज़ कंटेंट मिलेगा। अब मार्केट की अपडेट्स की तरफ आते हैं। BTC की प्राइस ने कल फिर जंप लिया। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 31,000 समथिंग की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। BTC की प्राइस जो है वो 31,000 की, ये जो रेजिस्टेंस है इसको नहीं ब्रेक कर पा रही है, 31,400 की प्राइस। आई डोंट नो ये प्राइस जो है, जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो कोई पता नहीं ये प्राइस जो है वो ब्रेक हो चुकी हो, या फिर आइंदा चंद दिन तक जब तक कोई नई डेवलपमेंट नहीं होती है तो BTC की प्राइस शायद फ्लैट ही ट्रेड होती रहे। वैसे तो कल बुध है, कल की जो FOMC के मिनट्स हैं शायद वो मार्केट में इम्पैक्ट डालें। BTC की प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कल आपको होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी ये जो ग्रीन एक बड़ी सी कैंडल बनी है पिछले चंद दिनों से, BTC की प्राइस जो आपको बिल्कुल फ्लैट ट्रेड होती हुई नज़र आ रही थी, ये क्यों इतनी बड़ी लेग बनी है, क्यों BTC ने रैली पकड़ी है, ये मेजर न्यूज़ है पिछले 24 घंटों की। कल भी वैसे मैंने आपके साथ ये अपडेट कर दिया था कि SEC के एतराज़ के बाद चंद एक जो ऐसी कंपनीज़ हैं, US कंपनीज़ जिन्होंने स्पॉट ETF अप्लाई किया था, उन्होंने दोबारा रीफाइलिंग की है और कोइनबेस को अपना उन्होंने सर्वेलेंस डिक्लेयर किया कि कोइनबेस मार्केट की सर्वेलेंस की सर्विस देगा हमें। अब जो पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट है, जिस वजह से आपको फिर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, उसके पीछे ये दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट ब्लैक रॉक ने भी फाइनली रीफाइल कर दिया अपना ETF। अब SEC के एतराज़ात जो सामने आए हैं वो फ़िलहाल दोबारा रीफाइलिंग में वो क्लियर कर दी हैं। उम्मीद करते हैं कि इन क्लियरेंस के बावजूद, और कभी कभी मुझे ऐसा भी तासुर जाता है कि शायद ये SEC जानबूझ के इनको सिग्नल दे रहा है कि भाई अगर आपने स्पॉट ETF अप्रूव करवाना है तो ये चीज़ें हैं, इनको आप दुरुस्त कर लें, दुरुस्त करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे SEC उनको खुद रास्ता दिखा रहा है कि अगर अप्रूवल चाहिए तो इस तरीके से आपको अप्रूवल मिलेगी। ठीक है, ये भी एक तरह का सेंटिमेंट है। अच्छा, चूँकि ब्लैक रॉक ने भी अगेन कोइनबेस की सर्वेलेंस सर्विस यूज़ करनी, तो उससे कोइनबेस का जो इनका अपना स्टॉक प्राइस है वो देखें, एकदम एक बड़ी सी लेग बनी है। को 73 सेंट से तकरीबन 80 सेंट तक इसकी प्राइस जो है वो पंप की है, और अभी भी आलमोस्ट प्राइस जो है रैली ही इसकी पकड़ी है। और इस पिछले माह से 6 जून से कोइनबेस की जो प्राइस है वो मुसलसल उसके शेयर की प्राइस जो है वो पंप कर रही है। अगली मार्केट की मेजर न्यूज़ विंकलवॉस, पता नहीं मैं नाम भी सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, जेमिनाई के को-फाउंडर, कल भी इनके हवाले से न्यूज़ थी। अभी ये जो न्यूज़ है इनके हवाले से, इसका ताल्लुक बराह रास्त ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट के साथ लिंक है। इन्होंने जो DCG ग्रुप है, जिनका CoinDesk भी है, जिनका Grayscale भी है, ये सारी फर्म्स की, ये सिस्टर उनकी ये फर्म्स हैं, उनको चूँकि जेनेसिस इनका प्लेटफॉर्म था, तो जेमिनाई का जो अर्न प्लेटफॉर्म है उसका सारा यूज़र्स का पैसा इनके जेनेसिस को दिया हुआ था, और जेनेसिस चूँकि बैंकक्रप्ट हो गया तो उसकी वजह से कुछ 700 मिलियन के करीब इनके जो यूज़र्स के फ़ंड थे वो स्टक हो गए। अब पिछले 6-7-8 माह से ये जो विंकलॉस ब्रदर हैं ये कोशिश करेंगे किसी तरीके से यूज़र्स के फ़ंड रिटेन कर लें। कई पब्लिक नोटिस भी जारी किए, अभी नहीं हुए। अभी ये अगेन इन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन के अंदर अंदर DCG ग्रुप के जो मालिक हैं, सिल्बर्ट क्या उनका नाम है, उनको ये कहा है कि 2 दिनों के अंदर अंदर ये जो हमारा प्लान सपोर्ट एग्रीमेंट है इसको आप अप्रूव करें। अगर आप 6 जुलाई या 4 जुलाई, अगर 6 जुलाई तक आप इसको अप्रूव नहीं करते हैं, कोई मैसेज नहीं देते हैं कि ठीक है हम इस पर एग्री करते हैं, तो फिर हम 7 तारीख को आपके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है।
अब इन्होंने जो सेटलमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है, उन्होंने कहा जी कि इस माह के 21 जुलाई तक आपने हमें 275 मिलियन के फंड्स जो हैं वो रिटर्न करने हैं। फिर उसके बाद अगले 2 सालों के अंदर आपने 375 मिलियन डॉलर हमें रिटर्न करने हैं, और अगले 5 सालों में आपने 835 मिलियन, और सारा उन्होंने स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो सारा प्लान भी शेयर किया है कि आपने वापस कैसे करना है। 2-4 चीज़ें इस हवाले से, ये जो एग्रीमेंट हो रहा है पेमेंट की, सेटलमेंट का, रीपेमेंट का, इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि इन्होंने डीसीजी ग्रुप से यानी जेनेसिस से ये क्लेम किया कि आप हमें या तो बीटीसी देंगे, या बीटीसी नहीं, 40% बीटीसी देंगे, 20% इथेरियम देंगे, और बाकी 40% आप यूएसडी यानी डॉलर्स की सूरत में देंगे। और बीटीसी और इथेरियम की इन्होंने हार्ड कैप भी सेट की है, यानी $100,000 1 लाख डॉलर का बीटीसी की मैक्सिमम कैप की है। इससे ऊपर जितना बीटीसी होगा वो डीसीजी का है। इसी तरह इथेरियम की वैल्यू इन्होंने 10,000 करार दी है। ये आइंदा 5 सालों के अंदर अंदर की ये वैल्यू की इनकी प्रेडिक्शन है, मैक्सिमम कैप इन्होंने दी है। तो अगर तो ये सेटलमेंट हो जाती है तो ये मेरा ख्याल है क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर नहीं होता तो ओबियसली मार्केट में एक नया पैनिक और नया फट जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं मुकद्दस भाई, हमें ये जो P2P नेटवर्क है वहाँ पे डॉलर सस्ते नहीं मिलते हैं, P2P पे USDT वगैरह सस्ता नहीं मिलता है, जो बैंक रेट है, जो लोकल रेट है, उससे 10-15 रुपये महंगा मिलता है। और इत्तेफाक से आप जब आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त गूगल का जो डॉलर का रेट है पाकिस्तानी रुपये के, मतलब वो 286 रुपये का पाकिस्तानी रुपये का एक डॉलर है। जबकि USDT में अगर आप जाएँ, P2P जो हमारे प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो एक्सचेंज के, वहाँ पे आपको हार्डली 280 रुपये का आपको आसानी से, बड़ी आसानी से मिल सकता है, यानी 6 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आप में से कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मुकद्दस भाई बताएं कि पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, क्या हमें जो डॉलर हमने बाय किए हुए थे हम सेल कर दें, मज़ीद नीचे क्रैश करेगा क्या? डॉलर हमारा जो है, हमारा जो रुपया है पाकिस्तानी रुपया, वो मज़ीद मजबूत होगा? मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त तक पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो जाए ये मुझे मुश्किल लग रहा है। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो दुबई में और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ मिल के जो हमारे एसेट्स वगैरह बेच के कोई 3 अरब डॉलर की जो अरेंजमेंट की है, फिर उधर IMF के साथ भी जो खबरें आई हैं, उससे पाकिस्तानी रुपया थोड़ा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वक्ती तौर पे मैनिपुलेशन हुई है, मार्केट मैनिपुलेट हुई है। ये उस वक्त तक मार्केट सेटल नहीं होगी, हमारा रुपया उस वक्त तक मजबूत नहीं होगा जब तक मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम जो है वो मुझे मुश्किल नज़र आता है, और मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक बराह रास्त हमारे पैसे की कदर के साथ है। तो मैं तो भाई, मेरे से अगर पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि ये जितना नीचे जाता जा रहा है डॉलर, उतना ख़रीदारी के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि इसने दोबारा ऊपर जाना ही जाना है जब तक सेटलमेंट कोई नहीं होती। कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद PTI और ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिल के साइड पे लगा दिया है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर ऐसे भी हो जाए, फ़र्ज़ कर लें अगर स्टेबिलिटी ऐसे भी आ जाए कि एक बंदा जो सबके लिए एक दर्द सर बना हुआ, अगर उसको भी साइडलाइन कर देते हैं, तो इन एनी वे अगर स्टेबिलिटी आती है तो पैसे की कदर में स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी। अगर ये सेटल नहीं होता है तो ये प्राइस 300, 350, 400 तक भी नहीं रुकेगी। डिपेंड करता है कि क्राइसिस कितना बड़ा। ठीक है, बहरहाल मैंने जो कहना था इस हवाले से कह दिया, ये मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है। ग्लास नोड की जो पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है वो, उसमें उन्होंने जो इथेरियम के लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है उनको कवर किया है, वो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। उनकी समरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको पता है अप्रैल को इथेरियम की ब्लॉकचेन में अपग्रेड हुआ था, जिसमें शंघाई अपग्रेड, यानी शंघाई अपग्रेड से पहले जो भी इथेरियम की चेन के ऊपर टोकन स्टेक करता था वो विड्रा नहीं करवा सकता था। ये पिछले 2-2.5 सालों से स्टेकिंग उसकी ऑन थी। अब शंघाई अपग्रेड के बाद विड्रावल ओपन होना शुरू हो गई। उसमें क्या चीज़ें, जो समरी है वो मैं बता देता हूँ। इथेरियम शंघाई अपग्रेड कंप्लीट हुई अप्रैल में, जिससे इन्वेस्टर को इजाज़त दी गई कि वो अपने जो स्टेक टोकन है उसको निकाल दे। अच्छा, ये लिक्विड स्टेकिंग क्या होती है? कई बार मैं वैसे आपके साथ शेयर कर भी चुका हूँ। लिक्विड स्टेक, जब आप नॉर्मली प्रूफ ऑफ स्टेक चेन्स में उसके कॉइन्स स्टेक करते हैं
तो वो आपके कॉइन्स जो हैं वो इलिक्विड हो जाते हैं, यानी वहाँ पे लॉक हो जाते हैं। वैसे तो कई चेन्स ऐसी हैं जो आपको इंस्टेंट विड्रॉवल देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, इस तरह विड्रॉवल का सिस्टम है। लेकिन जब तक आप विड्रॉ नहीं करवाते, आपकी वो स्टेक फंड जो है वो लॉक हो जाता है, यानी वो इलिक्विड हो जाता है। तो ये जो लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये क्या कहते हैं कि आप मतलब जो भी उनके प्रोटोकॉल्स के ऊपर चेन्स के अवेलेबल हैं, कि आप फॉर एग्जांपल इथेरियम की चेन है, तो वहाँ उनके प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप इथेरियम स्टेक करेंगे तो वो एक तो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा, चूंकि आपने स्टेक कर दिया, तो बदले में वो प्रोटोकॉल आपको एक अपना टोकन इशू कर देता है। जैसे लीडो है, लीडो मार्केट का इस वक्त टॉप जो है वो प्लेयर है लिक्विड स्टेकिंग का। तो वहाँ पे अगर आप ईथ स्टेक करते हैं तो बदले में वो आपको ST ईथ दे देते हैं। अगर मैंने एक इथेरियम स्टेक किया है तो एक ही मुझे उनका अपना टोकन मिल जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है। जब चाहे मैं उसको ईथ स्टेक को दोबारा ईथ में कन्वर्ट कर सकता हूं, जब चाहे मैं ईथ को ST ईथ में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये लिक्विड स्टेकिंग की मार्केट जो है अप्रैल के बाद ग्रो कर रही है, जिसमें इनका मानना यह है कि लीडो जो है उसने मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा कैप्चर की है। 7.5 मिलियन इथेरियम सिर्फ और सिर्फ जो लीडो इथेरियम है उसमें स्टेक है, और ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा ST ईथ लीडो का जो LSD टोकन है ये वो है। अच्छा, उसके बाद जी दूसरा इन्होंने यही सजेस्ट किया कि आइंदा ये जो DeFi मार्केट है लिक्विड स्टेकिंग की, ये भी मज़ीद ग्रो करती जाएगी, और जितने लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी, उनके नेटवर्क चूँकि ग्रो करेगा, तो उनका नेटवर्क ग्रो करेगा तो उनके कॉइन्स और टोकन की डिमांड भी बढ़ सकती है, जिसमें लीडो का टोकन LDO है, रॉकेट पूल का अपना टोकन है, फिर फ्रैक्स का अपना टोकन है, फिर और इस तरह के जो लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल हैं वो उनके अपने टोकन। और इसके लिए अलग से इंशाल्लाह जो मेरा क्रिप्टो 101 चैनल है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि लिक्विड स्टेकिंग के कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, उनमें क्या पोटेंशियल है। ठीक है, आप उस चैनल को फॉलो कर लें अगर आपने उस न्यूज़ को फॉलो करना है। अच्छा, ये एक बड़ी मेजर अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि सीगा, ये जो बचपन से हम इनकी गेम्स भी प्ले करते आ रहे हैं, इनके बारे में न्यूज़ है कि ये Web3 में अपनी एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है क्रिप्टो की, Web3 गेमिंग इंडस्ट्री, वो भी NFTs की तरह इस वक्त काफ़ी प्रेशर में है जब से ये बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है। तो अगर तो ये Web2 गेमिंग प्लेयर्स जैसे सीगा है, ये प्लेयर्स अगर Web3 में आते हैं तो Web3 का मैं बहुत पोटेंशियल देख रहा हूँ अगली बुल मार्केट के अंदर। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा कोई सीन नहीं नज़र आ रहा कि Web3 का कोई फ्यूचर है, क्योंकि Web2 ये बड़े प्लेयर जब आएंगे तो अपने साथ ना सिर्फ यूज़र बेस लेके आएंगे, बल्कि इनका जो तजर्बा है इस इंडस्ट्री को चलाने का, वो तजर्बा भी साथ आएगा। इस वक्त जो Web3 गेमिंग इंडस्ट्री है उसका सबसे बड़ा इशू है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, क्योंकि ये जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, Web2 में तो ये होता है ना कि वो अपनी गेम्स को सेल करते हैं, गेम के अंदर एसेट्स को सेल करते हैं, सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं। Web3 में ऐसा नहीं है। Web3 तो वो कहते हैं जी प्ले टू अर्न, आप हमारी गेम प्ले करें, हम आप और अर्न करें। जबकि Web2 में ये होता है कि अगर आपने गेम खेलनी है तो हमें पे करें। Web2 में बिल्कुल उल्ट मॉडल है, तो वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनकी जेब से पैसे निकालते हैं, जबकि Web3 में जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो प्लेयर्स जो हैं वो डेवलपर्स की जेब से पैसे निकालते हैं। एक्चुअली वो डेवलपर्स भी अपनी जेब से पैसे नहीं देते। डेवलपर्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स की मार्केट क्रिएट करते हैं, उस मार्केट में ट्रेडर जो है उनके टोकन्स बाय सेल, NFTs बाय सेल करके पैसा सारा जो ट्रेडर्स होते हैं उनका होता है। तो निचोड़ कौन रहा होता है? डेवलपर्स और जो प्लेयर्स हैं वो। तो ये इनके कुछ मॉडल्स को जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे, और ये मेरी नज़र में उसी वक्त होगा अगर Web2 जो गेमिंग जाइंट्स हैं वो Web3 में इंटरेस्ट लेते हैं तो। अच्छा, ये मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करनी थी पिछले चंद दिनों से। ये जो टॉप मीम कॉइन्स हैं उनके भी 2 वर्जन आ रहे हैं और उनके ऊपर भी अच्छी हाइप है। जैसे कि पेपे 2 है। पेपे 2 का पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक बंदे ने $900 इन्वेस्ट किया और विद इन 24 आवर $1,26,000 का प्रॉफिट उसने कैश आउट करवा लिया। तो ये स्कैम्स हैं, फ्रॉड हैं, रग पुल है, बड़ा केयरफुल रहना है। पेपे 2.0 भी है, इसी तरह फ्लोकी 2.0 भी है, फिर बोब 2.0 भी है। इस तरह ये 2.2 नज़र आते हैं ना, तो आपने वहाँ पैसा नहीं डालना। ये आपको पेपे 2 का आपको नज़र आ रहा है। बबल मैप्स ने दिखाया कि एक ही मेन डिप्लॉयर का वॉलेट है, उसने कई वॉलेट्स में फ़ंड ट्रांसफ़र कर करके अपनी प्राइस को पंप किया है। तो प्राइस की पंप को देख के लोग इसमें सरमायाकारी करके फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं चाहता था आपको इस हवाले से अपडेट करूँ। NFT के हवाले से
पिछले चंद दिनों में ये एक बड़ा खूबसूरत ट्विटर पे ट्वीट किया किसी बंदे ने, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये NFT मार्केट के हवाले से है। वो कहते हैं जी पिछले चंद दिनों में हमने ये जो पिछले 2 दिन में जो NFT की मार्केट जो है वो क्रैश किया है, स्पेशली अजूकी ने जो हरकत की और उसके बाद कैप्टन्स जो मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया है, तो उसके बाद ये जो लिक्विडेशन कैस्केडिंग हुई है, यानी जो लोगों के अकाउंट जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं, वो NFT की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ। एक पिछले 96 यानी 96 घंटों के अंदर अंदर 1244 जो NFTs हैं वो लिक्विडेट हो चुके हैं। हालांकि रूटीन में 10 से 15 रूटीन में होते हैं, कहाँ 10 से 15 NFTs और कहाँ 1244। हुआ क्या है, 2 गड़बड़ हुई। एक तो मार्केट का जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट है अजूकी, जिसके बारे में कल मैं आपको बताया भी था, उसके एक बैड एक्शन की वजह से लोगों का एतमाद जो है वो जो टॉप प्रोजेक्ट है उससे जब एतमाद उठा तो फिर बाकियों का क्या होना, उस वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हुआ। फिर दूसरा ये जो ब्लर का अपना वो ब्लेंड प्रोग्राम है बारविंग लैंडिंग का, कि अगर आपने महंगे NFT खरीदने, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप थोड़े से पैसे पे करें और NFT खरीद लें, और उसके बाद प्राइस जो है वो अगर अप्रिशिएट होगी तो आप सेल करके प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। तो वो जो बारविंग लैंडिंग NFT की मार्केट है उसकी वजह से ये सारा फैक्ट हुआ, क्योंकि NFT मार्केट ओवर लेवरेज थी। जैसे ही अजूकी की जो बैड एक्सपीरियंस के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं NFT के, उनका एतमाद जो है वो शैटर हुआ, तो उसके बाद मार्केट एकदम धड़म से गुजरी। और जब मार्केट नीचे गिर रही थी क्रैश की वजह से, अजूकी की गड़बड़ की वजह से, उसके साथ साथ ही लोगों के जो जिन ने कर्जे लेके NFT लिए थे उनकी भी जो अकाउंट्स है वो लिक्विडेट होना शुरू हो गए। तो लिक्विडेशन भी मज़ीद जो है वो क्रैश का ज़िम्मेदार बना। मैंने वैसे 2 दिन पहले जब मैंने आपके साथ शायद इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो अजूकी की मैंने एक ये जो बीन्स है इसके ऊपर मैंने एक लोएस्ट प्राइस लगा दी थी 31 जो इथीरियम 0.31 इथीरियम की मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया था लिमिट इस ब्लर के ऊपर। क्यों मैंने लगाया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ आप भी, ताकि अगर आप लगाना चाहें। यहाँ पे आके मैं देख रहा था कि यार मैंने इसको बीन्स की प्राइस क्रैश कर रही है मुसलसल, कोई 1.5 इथीरियम से कम होके कोई 0.5 इथीरियम तक ये क्रैश हो रही थी, तो मज़ीद नीचे क्रैश हो रही थी। मैंने क्या किया, ब्लर के यहाँ बिड्स पे आया और मैंने देखा कि किस जगह पे जाके सबसे ज़्यादा बड़े बाय ऑर्डर लगे हैं। जैसे कि अभी आप करंट स्क्रीन पे देखें तो 0.31 के ऊपर बीन्स के ज़्यादा बाय ऑर्डर लगे हैं, तकरीबन 17,082 के बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं इन बीन्स के, जो कि 5,295 इथीरियम बनते हैं। जब मैंने बाय ऑर्डर लगाया था तो मैंने यहाँ पे 30 के करीब इतने ही बाय ऑर्डर लगे हुए थे, तो मैंने 30 की बजाय 31 लगा दिया ताकि प्राइस नीचे जाने की बजाय यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो हिट हो जाए। तो मेरा ऑर्डर तो हिट हो गया था, यहाँ पे मैंने 0.31 पे ये बाय किया था NFT। अभी उसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होकर 0.43 हो गई है। अब वैसे मार्केट में फ़िलहाल तो NFT मार्केट दोबारा जितना पिछले 2 दिन में क्रैश हो रही थी, अब वो थोड़ी सी मार्केट में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। लेट्स सी अब NFT मार्केट जो है वो कितना आगे, तो आप बल्कि मुझे बताएं कि क्या मुझे NFT मार्केट जिस तरह फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्या मुझे ये यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, या मैं ये जो मैंने बीन्स बाय किया है इसको मुझे होल्ड करना चाहिए कि प्राइस जो है वो दोबारा रिकवरी कर सकती है। अच्छा, ऑर्डिनल के हवाले से एक अपडेट है जी मज़ीद, ये मैंने आपके साथ शेयर करना था बिटकॉइन के ऊपर ऑर्डिनल्स और BRC20 के हवाले से। अभी एक नया स्टैंडर्ड इन्होंने इशू किया BRC69। उससे कहा जा रहा है कि BTC के ऊपर ऑर्डिनल्स को मैनेज करने के लिए जो गैस फीस, BTC की ट्रांजैक्शन फ़ीस जो बढ़ जाती है उसका 90% कट लग जाएगा। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। क्या ये BRC69 स्टैंडर्ड जो है, ये जो ल्यूमिनेक्स BTC का जो मार्केट NFT मार्केट प्लेस है, ये जो नया स्टैंडर्ड लॉन्च कर रहा है, क्या एक नए NFT का एक सीज़न स्टार्ट कर रहा है? मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। लास्ट में जी AI के हवाले से 2-4 इन्फॉर्मेशन है। AI जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज़ कर रही है। ये मैं 2 न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी AI की मदद से दवाई बनाई गई है जो कि इंसानी मरीज़ों के ऊपर, जिसके ऊपर प्रैक्टिस भी की जाएगी। द फर्स्ट फुली AI जनरेटेड ड्रग एंटर्स क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के लिए
वो बाकायदा वो की जा रही है। और मेरा ख्याल है लंग्स के हवाले से जो बीमारी है इसकी क्रोनिक बीमारी, जिसको आम दवाइयों से, और एआई ने ही बताया है दवाई का फार्मूला कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें, कौन कौन सा केमिकल उसमें डालें तो ये दवाई बनाए। अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाता है, ये जो ट्रायल हो रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल, तो आप इमेजिन करें कि कहाँ हकीमों के तजर्बों से हम दवाइयाँ बनाते थे और एआई जो कंप्यूटर बेस्ड है वो क्या, खुद आप इमेजिन करें उसके फ्यूचर को। अच्छा, अगली एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एआई के हवाले से है कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि सेलिब्रिटीज़ अब एआई को यूज़ कर रहे हैं कि अपने वो इमेजेस रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको अगर कहीं एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए किसी ने उनको बाय करना है तो उनको बाय पर्सन किसी जगह शूटिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो जो एआई उनका वर्जन होगा वो एआई वर्जन के ज़रिए वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे। और अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है ब्लैक मिरर, उसकी ये वाली एक एपिसोड है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप लाजमी वॉच करिएगा। जवान इज़ ऑफुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एआई बेस्ड, जो ये पीछे सेलिब्रिटीज़ वाला ये वाला जो है ना सारा इसमें बाकायदा आपको प्रैक्टिकल करके मूवी की सूरत में ये दिखाया गया है। सलमा हाइक को इसमें उन्होंने किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, मैंने ये वॉच की है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।